मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम 7th क्लास का 3rd लेसन रीड करने जा रहे हैं और लेसन का हमारा नाम है दिल्ली के सुल्तान। सुल्तान का अर्थ होता है बेटा शासक, यानी दिल्ली के शासक। तो इसमें लेसन में हमने ये पढ़ना है कि दिल्ली पर किस किस शासक ने यानी सबसे पहले किस किस वंश के शासक ने यानी शासन किया। तो जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि हमने पिछले लेसन में ये पढ़ा था कि कावेरी डेल्टा का जो क्षेत्र था वहाँ पर अनेक यानी राजाओं ने शासन किया। और दूसरे यानी अध्याय में हमने ये पढ़ा था, लेकिन उसमें दिल्ली के बारे में नहीं पढ़ा हमने कि दिल्ली पर किस किस राजा ने शासन किया। तो इसलिए नहीं पढ़ा बेटा हमने ये, क्योंकि जो दिल्ली है जो वो महत्वपूर्ण यानी शहर नहीं था। यानी जो महत्वपूर्ण शहर बना है दिल्ली वो 12वीं शताब्दी में बना है। और हमने जो पहले पढ़ा है यानी पहले जो दूसरा लेसन है उसमें हमने जो शासन काल पढ़ा था, राजाओं का शासन कहाँ कहाँ था, वो 12वीं शताब्दी से पहले के समय के बारे में पढ़ा है। इसलिए हमने दिल्ली के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि जो दिल्ली है वो 12वीं शताब्दी में ही महत्वपूर्ण शहर बना है। तो इसने कहा है बेटा पहले एक तालिका 1 पर नज़र डालिए। तो सबसे पहले हम तालिका 1 देखते हैं। जैसे कि हमारी तालिका ये है बेटा, सबसे पहले तो सबसे पहले दिल्ली के शासक हैं कि दिल्ली पर सबसे पहले किसने शासन किया। तो सबसे पहले बेटा ये वंश था राजपूत। राजपूत वंशों ने सबसे पहले शासन किया था दिल्ली पर। इसको तोमर वंश के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसमें राजपूत शामिल थे, तोमर वंश। इसके बाद बेटा अपना आता है चौहान। फिर ये तुर्की के शासक थे बेटा, जिन्होंने यानी दिल्ली पर शासन किया, जिसमें ये कुतुबुद्दीन था, शमसुद्दीन था, रजिया सुल्तान थी, यानी इस तरह के शासन। तो महत्वपूर्ण जो 5 वंश थे बेटा, उसने सबसे पहले तोमर वंश या राजपूत वंश भी कह सकते हो आप। दूसरा आपका ये चौहान थे, ये भी राजपूत थे, तुर्की शासक। दूसरा आप तुर्की शासक बोल सकते हैं। तीसरा बेटा आपका है सैयद वंश, यानी इस वंश ने किया। फिर लोधी वंश ने शासन किया। इसके बाद बेटा तुगलक वंश ने शासन किया। यानी दिल्ली पर इन वंशों के राजाओं ने शासन किया। मुख्य फेमस बेटा यही है। तो अब हमने देख लिया कि भाई किस किसने शासन किया था। अब है जैसे हमने तालिका में देख लिया बेटा कि तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ बेटा कि तोमरों का वंश कैसे समाप्त हुआ कि तोमरों का और चौहानों का, तोमर और चौहानों का युद्ध हुआ। उसमें तोमरों की हार हुई, यानी चाहमान नाम से भी जाना जाता है। तो तोमरों ने यानी इसने चौहानों ने तोमरों को परास्त का अर्थ होता है हरा दिया। और इसके बाद चौहानों का शासनकाल यानी वहाँ पर आ गया। और 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो आपने याद रखना है 13वीं सदी में। और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। तो तालिका 1 हमने देख ही ली है कि 5 वो यही बोला गया कि 5 वे डाली पहचानिए जिसने यानी दिल्ली पर सल्तनत बनाई या दिल्ली पर शासन किया। तो अभी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तोमर था, उसके बाद ये चौहान आया, तुर्की शासक आया, लोधी वंश आया, खलजी वंश था। तो ये हमारे महत्वपूर्ण यानी राजाओं ने जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद बेटा हमारा टॉपिक आता है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिली कि किसने कैसे शासन किया। इन सुल्तानों के बारे में यानी इन राजाओं के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली। अभिलेखों से मिली, सिक्कों से मिली, भवन निर्माण के माध्यम से मिली, यानी ये महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसे हमें दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी मिली। उसमें जैसे ये तारीखें थी और सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन में यानी जो फारसी भाषा में लिखे गए अभिलेख वगैरह थे बेटा, तो इनसे यानी हमें पता चला। इसके अलावा ये रहे सचिव, लेखक सचिव ने लिखा, प्रशासक, कवि वगैरह, और जो दरबारी थे बेटा राजाओं के दरबार में यानी राजाओं के जो सैनिक वगैरह थे या दरबारी थे जो दरबार में रहते थे, उन्होंने भी राजाओं को प्रशासन संबंधी सलाह दी, यानी अच्छे ढंग से चलाने के लिए न्याय संगत शासन पर बल दिया। तो इन्हीं के द्वारा भी हमें राजाओं के बारे में पता चलता है। किन के द्वारा? लेखक सचिव के द्वारा, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा भी हमें राजाओं के बारे में पता चलता है। और कुछ ध्यान रखने यानी ये भी है बेटा इसमें तथ्य। तवारीख के लेखक नगरों में
रहते थे गांव में, शायद वे कभी कभी रहते हों पहले, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए लिखते थे। और इसलिए लिखते थे, जब वे अपने शासकों के बारे में या राजाओं के बारे में लिखते थे तो उनसे ढेर सारे इनाम और इकराम होता है बेटा, इनाम पाने के लिए। यानी जब राजाओं के प्रशंसा के बारे में जो लेखक वगैरह थे, कवि थे, लिखते थे तो ये इस आशा में लिखते थे कि राजा उनको इनाम देगा। और ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो आपका ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो कवि थे या ये जो पंडित वगैरह थे, लेखक थे, राजाओं के बारे में लिखते थे तो ये राजाओं को क्या सलाह देते थे। तो लेखक अक्सर, ये आपने याद रखना कि लेखक अक्सर राजाओं को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो इसमें ये बताया गया है कि आदर्श समाज बनाए रखने की व्यवस्था, ये सलाह तो देते थे लेकिन उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। यानी जो बहुत सारे लोग होते हैं तो उनकी बहुत सारे यानी सोच और उनके विचार भी अलग अलग होते हैं। तो विचार अलग अलग होने के कारण बेटा एक उदाहरण के द्वारा बताया गया कि सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, और वो सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम है, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। यानी ये लोगों की राय के बारे में है कि भाई वो अपने भाइयों से अधिक योग्य भी थी, सक्षम भी थी, लेकिन फिर भी यानी एक रानी या औरत होने के कारण उसको यानी शासिका होता है रानी, यानी उसको राज्य संभालना, शासन उसके अंडर में आना, तो शासिका की मान्यता नहीं दी गई। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। यानी दरबारी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि ये जो रजिया सुल्तान है ये दिल्ली पर शासन करे। तो इसलिए लोगों की राय अलग अलग होने के कारण या नहीं चाहने के कारण बेटा सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। थैंक यू बेटा आज के लिए।